हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो अगर आप यहां पे बायोलॉजी का लेसन फर्स्ट पढ़ने आए हैं, जैव प्रक्रम, तो आपको दिल थाम के यहां पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 80 के आसपास क्वेश्चन बताने वाला हूं। और ये एनसीईआरटी में जैव प्रक्रम एक ही लेसन में सारा समा दिया है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट फ्रेंड या तो भारती भवन किताब देखोगे तो उसमें इसका अलग पार्ट वाइज अलग कर दिया, नियंत्रण एवं समन्वय अलग कर दिया, परिवहन अलग कर दिया, उत्सर्जन, शोषण, ये सब जो है ना चैप्टर जो है अलग अलग डिवाइड कर दिया पोर्शन नाम का। तो ये 3 4 5 लेसन जो मेन टॉपिक मिला करके बन जाता है जैव प्रक्रम, ठीक है ना। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे लाने वाला हूँ, और इतना इंपॉर्टेंट कि सवाल में इससे बाहर तो उम्मीद है कि बाहर जाना क्वेश्चन नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देख लो दिल थाम करके। आंसर पता है तो नीचे कमेंट करना लास्ट टाइम कि कितना आपने सही बनाया, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे से अगर जुड़ना चाहते हो, मुझे फॉलो करना चाहते हो, तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां भी हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वहां से फॉलो कर सकते हो। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट बात यह है कि मैंने ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे लाने की कोशिश किया हूँ, ताकि जो हिंदी वाले बच्चे हिंदी समझ में आए, जो इंग्लिश वाले बच्चे जो इसको इंग्लिश समझ में आए, ठीक है। तो डोंट वरी, थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सिरा से होता है, या तो रंध्र में होता है, या मध्य सिरा में होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमाटा, है ना, यानी कि रंध्र में होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ते चले जाएंगे। हमें अगला सवाल यहाँ पे, निम्न में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? यानी कि स्फिग्मोमाइनोमीटर, है ना, रक्त दाब मापने में, यानी कि ब्लड प्रेशर जिसको मापने में बोलते हैं, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको ब्लड प्रेशर के लिए किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फेगमोमैनोमीटर, या तो इनमें से कोई नहीं। तो स्फेगमोमैनोमीटर ये है ऑप्शन नंबर सी। इसका इस्तेमाल करते हैं, बीपी होता है, ब्लड प्रेशर को बोलते हैं बीपी को, जब बीपी हाई हो जाता है तो इसको यूज करते हैं। और बैरोमीटर जो है वायु दाब मापने में कहते हैं, वायु दाब मापने में बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और मैनोमीटर है, ये गैसों का दाब मापने में किया था, ठीक है, गैसों का दाब। तो फिलहाल ये सब दोनों सवाल में नहीं आता, आपके सवाल में ये सी नंबर सवाल आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का एडवांटेज कर दे रहा हूं, लेकिन आप ऑप्शन सी एकदम कंफर्म कर ले। अगला सवाल यहाँ पे, रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? मतलब कहीं आपका बॉडी में कहीं कट गया, छट गया, तो रक्त का कौन सा कंपोनेंट है, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लॉक करता है, उसको रोकता है ना। तो वो कौन है? आरबीसी है, यानी कि इसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। रेड ब्लड सेल भी है, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या लसिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लसिका। लसिका इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला सवाल पढ़ते हैं। सॉरी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो साइटोकाइनिन, पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, बहुत सारा पढ़ेंगे आप। तो ये सहायक किसमें करता है? पर्रों के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या कोशिका द्रव्य के विभाजन में, ठीक है ना। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन में इसकी सहायता होती है, ठीक है ना। पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन है, ये हेल्प कहाँ करता है? तो कोशिका द्रव्य जो विभाजन होता है ना, उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यानी कि इस प्रकार इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्लियर है? अगला सवाल पढ़ते हैं, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समांगन, या मुकुलन, या विखंडन। तो हाइड्रा में बडिंग, है ना, यानी कि मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन सी, हाइड्रा में ईस्ट में ये मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल से उबाला जाता है। तो आप पढ़ेंगे पत्ती को ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे कि प्रकाश का जो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसको जांच करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो जब जब आप पत्ती पर जो आयोडीन डाला जाता है, उससे पहले आयोडीन डालने से पहले एल्कोहल से उबालते हैं पत्ती को। क्यों भाई? क्योंकि क्लोरोफिल जो उसमें है ना, क्लोरोफिल उसमें घोल जाने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल वहां पे खत्म हो जाए इसलिए। तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए ऐसा किया जाता है। क्लियर है? यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। बी नंबर, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। चलिए अगला सवाल है, स्लाइड को सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड समझे? सबसे पहले देखा गया स्लाइड को
सबसे पहले सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, मतलब 5 एक गुना, ये एक से मतलब गुना, 5 गुना 10 गुना। देखते ना आप वीडियो जब देखते हो तो ऊपर में रहता है वीडियो की स्पीड करने के लिए, कितना स्पीड में आप वीडियो देख रहे हैं, 2 गुना से देख रहे हैं या 4 गुना स्पीड देख रहे हैं या 1.5 गुना स्पीड देख रहे हैं। तो स्लाइड पर सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है? वही सवाल आ गया, जो रक्त स्राव यानी कि ब्लडिंग जो होता है, ब्लड जो है ब्लीडिंग होता है, जो बहता है, खून बह जाता है कट छड़ के, तो कौन सा होता है? प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना। तो प्लेटलेट्स है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला सवाल पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या नहीं होता है? व्हाट डज नॉट हैपन इन हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में क्या नहीं होता है? रक्त को, अच्छा सॉरी, हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस में क्या नहीं होता है? हीमोडायलिसिस क्या होता है ना, जब डायलिसिस बॉडी का या तो विरिक वगैरह खराब हो जाता है, किडनी वगैरह खराब हो जाता है, तो डायलिसिस से प्रक्रिया क्या रहता है, उसको बोलते हैं डायलिसिस, हीमोडायलिसिस जो मानव करता है, कृत्रिम डायलिसिस, डायलिसिस जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या नहीं होता? रक्त को 0 डिग्री पर ठंडा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। डायलाइजर आंशिक परागम्य सेलोफोन का बना होता है, रक्त में प्रत्यस्कंदन मिलाते हैं, इनमें से सभी। तो इनमें से तीनों के तीनों काम यहाँ पे हीमोडायलिसिस में, डायलिसिस में होता है, ठीक है। हीमोडायलिसिस में तीनों काम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला सवाल डियर, कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरण होती है। प्रकाश संश्लेषण जो पौधा करते हैं तो उसमें प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरण होता है? यांत्रिक ऊर्जा में या जल में या रासायनिक ऊर्जा में? तो केमिकल एनर्जी में क्या होता है? चेंज हो जाता है। प्रकाश यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है ना, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। अगला है, इनमें से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाता है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब क्या समझे? खुद, ऑटोमेटिक, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक, खुद हो रहा। तो जो अपना भोजन खुद बनाता है, तो अपना भोजन कौन खुद बनाएगा भाई? पेड़ पौधे या कीट या मछली, इनमें से सभी। तो जो पेड़ पौधे होता है ना, हरे पौधे होते हैं, वही जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि ये क्या है? स्वपोषी है। और बाकी ये दोनों जो देख रहे हैं, ये दोनों परपोषी, यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहता है। ओके, जैसे मानव भी है, दूसरे पर डिपेंड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे, यहाँ पे पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण से पौधे क्या बनाते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों को प्रोटीन वसा की जरूरत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, ठीक है। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण जब पौधा करता है तो उससे जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है जी, हरे पौधों में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होता है ना? हरे पौधे जो होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होता है, तो उसमें जो आंतरिक ऊर्जा जो है किस रूप में रहता है? वसा के रूप में या प्रोटीन के रूप में, जल के रूप में या मंड के रूप में? तो स्टार्च के रूप में रहता है, ठीक है। हरे पौधे में जो आंतरिक एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, वो कंजर्व्ड कैसे होता है, किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है, मंड के रूप में। कभी कभी स्टार्च हिंदी में लिख देगा, ठीक है, स्टार्च। अब इंग्लिश में लिखा हो, इसको हिंदी में मंड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। जो अमाशय समझ रहे हैं, अमाशय बोला जाता है स्टोमक, यानी कि पेट को बोला जाता है अमाशय। अमाशय के जठर रस, अंदर वाला भाग होता है ना, पेट के अंदर वाला भाग, उसको बोलते हैं अमाशय। तो स्टोमक जिसको बोलते हैं, तो उसका गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया था? जठर रस मतलब गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सलेस्मा या पेप्सोनोजन, इनमें से सभी। तो अमाशय के जठर रस में तीनों के तीनों पाया था, ठीक है ना। यानी कि इनमें से सभी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया था, सलेस्मा भी पाया था और पेप्सोनोजन भी पाया था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला है, इनमें से कौन भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है? भोजन में जो हानिकारक बैक्टीरिया है, जब आप कुछ खाना खाते हो ना, तो उसमें जो बैक्टीरिया मिला हो, जो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है ना, तो उसको नष्ट करता है। कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी HCl, है ना। HCl जो होता है, ये हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है, नष्ट करता है। अगला है, अग्निशामक रस में पाया जाता है। अग्नाशय रस में, है ना। पैंक्रियाटिक जूस में क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, लैपेज एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम, इनमें से सभी। तो अग्नाशयिक रस में जो है ना, इनमें से सभी, यानी कि अग्नाशयिक जो रस होता है, तो पैंक्रियाटिक जूस जिसको बोलते हैं, उसमें जो ना ट्रिप्सिन एंजाइम भी, लैपेज एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम तीनों पाया जाता है। अगला सवाल है, मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशोषी अंग है। अवशोषी मतलब बेकार, है ना। अवशोषी मतलब क्या समझते हैं? मैं इसको करके देख रहा हूं ताकि कंफर्म हो रहा हूँ। बेकार, अवशोषी मतलब बेकार अंग, है ना, जिसका कोई काम नहीं हो, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनल, बेकार अंग मानव का। तो सिकम या कोलोन या रेक्टम या अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जो होता है वो मानव के आहार नाल में
एकदम बेकार अंग है। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा राइट आंसर। अगला है सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, यानी कि जो सड़ी गली चीजें, मरा हुआ चीज, बेकार चीज, जो जो चीज पोषित होता है, यानी कि जो जीव उस पर जाके बैठ के खाता है, उसको परजीवी बोलेंगे या मृतजीवी या परपोषी या स्वपोषी। इंग्लिश वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ना, पैरासिटिक या सैप्रोफैटिक या हेटेरोट्रोफिक या ऑटोट्रोफिक, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मृतजीवी। क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। जाहिर सी बात, पता चल रहा सड़ी गली चीज तो कौन खाएगा भाई? मरा हुआ चीज ही खाएगा ना। मृतजीवी पादप उसको बोलते हैं, मृतजीवी, ठीक है। पोषण जो करता है, मृतजीवी, उसको मृतजीवी बोलते हैं। अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन को क्या कहते हैं, यानी कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन या किण्वन या इनमें से कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्या बोलेंगे? एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है ना, एरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन। अब अगला है ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होगा, हमारे ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियां जो है ऐंठन हो जाता है। अच्छा, अक्सर आप देखे होंगे जब आप कुछ काम करते हो तो आपकी पेशी जो होता है ना, बॉडी में दर्द होने लगता है, तो ये ऐंठन मरूड़ होता है, कहीं कहीं लगता है बहुत कस के, मतलब दर्द हो गया। तो ये दर्द क्यों होता है भाई? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो है ना लैक्टिक अम्ल जो है ना, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो जमा हो जाता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण क्या होता है? हमको बॉडी में दर्द होता है। तो जब जमा क्यों हो रहा? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का अभाव हो गया, ऑक्सीजन वहां पे नहीं है, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है ना। अगला है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है ये किस क्रिया के द्वारा होता है, यानी कि किण्वन के द्वारा होता है या विसरण के द्वारा, या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो विसरण के द्वारा होता है, ठीक है ना, विसरण के द्वारा जो है डिफ्यूजन बोलते हैं, उसके द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ओके। अगला सवाल है हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? हाँ जी, ये बोला जाता है कि रात के समय में आपको पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो खुद ऑक्सीजन लेने वाले हो, मानव तो खुद ऑक्सीजन लेने वाले हैं, मानव तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं लेगा। और पौधा क्या बोलता है? पौधे के बारे में तो ही जानते हैं ना कि पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन रात में ये उल्टा काम करता है। मतलब ये भी ऑक्सीजन लेना शुरू कर देगा, मतलब मानव की तरह ही काम करना शुरू कर देगा। जिस तरह से हम अगर पेड़ के पास सोते हैं तो रात में, तो रात हो या दिन हो, हर जगह तो मुझे ऑक्सीजन ही चाहिए, है ना। तो पेड़ पौधे को रात में ऑक्सीजन लेना शुरू करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना शुरू करता है। उल्टा मतलब का, मतलब मानव की तरह काम करना शुरू करता है। अगर आप पेड़ के पास सोओगे तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हो सकता है मानव की मृत्यु भी हो सकता है ना, मर भी सकता है। तो पेड़ के पास रात में सोने की इजाजत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कौन सा गैस का निष्कासन करता है? तो निष्कासन कौन सा गैस करता है? निकालता कौन गैस? तो CO2 गैस निकलता है ना, और ऑक्सीजन लेता है और CO2 गैस निकालता है, ठीक है ना। ये रात में ऐसा करता है, दिन में तो ऑक्सीजन निकालता है और CO2 लेता है। अगला सवाल है मछलियों के में श्वसन होता है। मछली जो श्वसन करता है, रेस्पिरेशन जो करता है मछली, किस तरह से करता है? ट्रैकिया के द्वारा करता है या फेफड़ों के द्वारा या शरीर की सतह से या कोलोम से, यानी कि गिल्स, यानी कि गलफड़ा, इसको क्या बोलते हैं? गलफड़ा, गलफड़ा ही बोलते हैं। तो जो मछली होता है ना वो गिल्स के द्वारा श्वसन करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मानव श्वसन तंत्र में होता है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? स्वर यंत्र होता है, श्वास नली होता है या फेफड़ा होता है, सभी होता है। जाहिर सी बात है श्वसन तंत्र है ना, उसका पार्ट जब पढ़ोगे तो ये तीनों पार्ट उसमें अवेलेबल, तीनों पार्ट पाया जाता है मानव श्वसन तंत्र में, यानी कि इनमें से सभी। ओके। अगला सवाल है रुधिर क्या है? ब्लड क्या है? व्हाट इज ब्लड? तो ये क्या है? एपिथेलियम ऊतक है या पेशी ऊतक है या तंत्रिका ऊतक है या सरल संयोजी ऊतक है, यानी कि ये है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी। जो ब्लड है ना, ब्लड को जो है उत्तक, अलग अलग टाइप का उत्तक होता है, ठीक है ना। उत्तक बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे देख रहे हैं एपिथेलियम उत्तक, पेशी उत्तक हो गया ना। तो तरल संयोजी उत्तक कौन है भाई? तो रुधिर है, ब्लड है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल यहाँ पे है मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? ठीक है, मनुष्य में कौन है जो उत्सर्जी अंग नहीं है? तो देखिए फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, वृक्क। उत्सर्जी यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग बोलते हैं जिससे शरीर के हानिकारक पदार्थ जो है, जिस अंग से शरीर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकलता है। तो फेफड़ा से भी निकलता है, यकृत से भी निकलता है, वृक्क से भी निकलता है, यानी कि किडनी से भी निकलता है। तो अग्नाशय से ऐसा नहीं होता है। तो अग्नाशय जो है उत्सर्जी अंग नहीं है, बाकी फेफड़ा, यकृत, वृक्क जो है ये क्या है? ये उत्सर्जी अंग है। ओके। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन द हार्ट ऑफ ए फिश? 1 2 3 4। तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, 2 कोष्ठ होते हैं।
ठीक है ना। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। अगला सवाल यहाँ पे धमनियों का कार्य है। धमनी का कार्य क्या है? शुद्ध रक्त का वहन करना, अशुद्ध रक्त का वहन करना। तो धमनी जो होता है ना, आर्टरीज, धमनी जो है शुद्ध रक्त का वहन करता है, ठीक है। हृदय से रक्त लेके पूरा बॉडी में जाके पहुंचाता है, यानी कि शुद्ध रक्त का क्या करता है? वहन करता है। धमनी का ही कार्य है शुद्ध रक्त का वहन करना। और शुद्ध रक्त कहाँ मिलेगा? हृदय में मिलेगा। हृदय से शुद्ध रक्त लेके पूरा बॉडी को पहुंचाता है ना। तो धमनी जो धम 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 करते करते एकदम शुद्ध रक्त ले चल जाता है, ऐसे याद रखिए। एक शिरा है जो कि अशुद्ध रक्त ढोता है, अशुद्ध रक्त को लेकर पूरा बॉडी में जितना भी अशुद्ध रक्त है उसको उठा करके वापस लाता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला है धमनियों शुद्ध रक्त पहुंचाती है, कहां से कहां पहुंचाती है? तो जाहिर तौर हृदय, हमारे हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में, शरीर से हृदय में, हृदय से फेफड़ों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो हृदय से लेता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, यानी कि 29 का ऑप्शन क्या होगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा। समझ रहे ना। धमनी में शुद्ध रक्त जो है, धमनी जो हृदय से रक्त लेती है और विभिन्न के अनेक अंगों, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। लेकिन शिरा जो इसका उल्टा करता काम, ठीक है ना। शिरा इसका उल्टा काम करता है, विभिन्न अंगों से रक्त जो लेता है और हृदय के पास लाता है, फिर हृदय उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़ा के पास भेजता है, ठीक है ना। तो फेफड़ा में रक्त भी शुद्ध होता है। अगला सवाल है शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाते। देखिए शिराएं जो है अशुद्ध रक्त शरीर के अंगों से हृदय की ओर, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से फेफड़ों की ओर। तो हृदय से तो जाएगा नहीं अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कहां से आएगा? तो शरीर के बॉडी कहीं छट गया, कट गया, ये सब अशुद्ध रक्त हो गया। अब वहां से उठा करके हमको कहां पे लाएगा? हृदय के पास लाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला है रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? जो रंध्र जो होता है, एस्टोमाटा जो होता है ना, उससे जो जल निकलता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या उत्सर्जन कहते हैं, या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, या शोषण कहते हैं। उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। रंध्रों के द्वारा जल का जो निष्कासन होता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला सवाल है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है, मनुष्य के उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है भाई? किडनी है, या मूत्रवाहिनी, या मूत्राशय मार्ग। देखो तो उत्सर्जन तंत्र में तीनों आ गया, ऑप्शन यहाँ पे तीनों हो जाएगा ना। तीनों यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र के ही हिस्सा है। मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी सब उसी में आता है, किडनी भी तो आता ही आता है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? जाहिर सी बात वृक्क समझ रहे हैं ना, किडनी, किडनी के बारे में बोला जाए, मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? तो देखो ऐसे किडनी होता है, ऐसे यहाँ पे जाकर किडनी होता है। तो इसको जोड़ा बोले, एक कितना जोड़ा है? एक जोड़ा कि दो जोड़ा है? अरे भाई एक जोड़ा है, एक जोड़ा में तो 2 किडनी होता है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओ ए हो जाएगा। बहुत लोग क्या बोलेंगे? 2 जोड़ा मार देगा, टिक लगा देगा 2 जोड़ा, क्योंकि 2 ठो दिख रहा है, 2 जोड़ा। तो 2 अगर जोड़ा नहीं रहता तो 2 हमारा होता है, लेकिन जोड़ा लिखा हुआ है इसलिए एक जोड़ा, और एक जोड़ा में 2 किडनी होता है, आपको पता ही एक जोड़ा में 2 किडनी होते हैं। तो 2 हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, एक जोड़ा यानी कि 2 किडनी, ठीक है ना। इनमें कौन पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है? इनमें कौन पौधों का उत्सर्जित पदार्थ? विच ऑफ दिस इज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ प्लांट? पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है? टैनिन, रेजिन, गोंद। तो पौधों से उत्सर्जित पदार्थ जो है ना, ये तीनों की तीनों जो है उत्सर्जित पदार्थ से पौधों में पाया जाता है, ठीक है। अब इससे और भी सवाल मिलेगा आपको, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आता भी है। तो पौधों का उत्सर्जित पदार्थ कौन है? टैनिन, रेजिन, गोंद। गोंद तो ऑलरेडी जानते हैं ना, जो पेड़ पौधे जो कहीं पे पेड़ का डहली है या डाल है, तना है, कहीं पे कट जाता है तो देखते हैं गोंद टाइप का निकल जाता है, उसको लट्टा बोलता है हम लोग, लट्टा बोल सकते भाषा बोलते हैं, लट्टा निकल गया तो गोंद उसको बोलते हैं। अब गम तो जानते हैं, यहाँ पे मिस्टेक लिखा हो, गम, गम होता है ना, गम, हाँ जैसे यूज करते हैं ना गम, वही होगा। चलिए अगला है मृत जीवों से पोषण प्राप्त करने वाले क्या करते हैं? यानी कि जो मृत जीवों से पोषण प्राप्त करेगा उसको क्या कहेंगे भाई? मृत जीवी कहेंगे, या तो फिर परजीवी करेंगे, या स्वपोषी कहेंगे। तो जाहिर सी बात है इसका तो डिफिनेशन ऐसे पता चल रहा कि सैप्रोफाइटिक है ना, यानी कि मृत जीवों से जो पोषण प्राप्त करता है, सड़े गड़े चीज से, जानवर मर गया अब उससे जो पोषण हासिल कर रहा है उस जीव को क्या बोलेंगे? मृत जीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मृत जीवी। ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे। अगला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको क्या चाहिए? CO2 चाहिए, बिल्कुल। अरे स्वपोषी कौन है? स्वपोषी तो पेड़ पौधे है ना जी, पेड़ पौधे तो स्वपोषी है। अब इसको क्या चाहिए? CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, सौर प्रकाश यानी कि सूरज की रोशनी भी चाहिए, यानी कि इनमें से सभी चाहिए। क्लियर है? इनमें से सभी उसकी आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, शरीर में प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? जब शरीर में प्रोटीन और एमिनो अम्ल टूटता है, विखंडन होता है, ठीक है ना, तो तब क्या बनता है? अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, या यूरिक अम्ल बनता है, या इनमें से सभी। तो जब शरीर में प्रोटीन और एमिनो अम्ल जब टूटेगा
तो इनमें से सभी बनेगा, ठीक है ना। यूरिक बनेगा, यूरिया अम्ल जो है वो सभी बनेगा। अगला सवाल यहाँ पे है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है ना, कौन सी विधि होती है कवक जो है पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी या परपोषी या दोनों, यानी कि कवक जो है पोषण की कौन सी विधि। तो कवक भी जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ठीक है, वो भी किसी और पे डिपेंड होता है, उसको बोलेंगे परपोषी। क्या बोलेंगे, परपोषी। तो स्वपोषी सिर्फ पौधा ही है, पौधा ही है जो पर स्वपोषी है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। या कुछ पौधा ऐसा भी जो परपोषी परपोषी जो दूसरे पर डिपेंड होता है, यानी कि पौधा स्वपोषी होता है, अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन कुछ पौधा ऐसा होता है जो परपोषी होता है, वो भी सवाल आने वाला। तो कवक परपोषी है, ठीक है, स्वपोषी नहीं है, परपोषी, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, किसी और पे डिपेंड रहता है। पर मतलब डिपेंड, स्व मतलब खुद से, ठीक है ना। अगला है, किसका अवशोषण पौधे अपने जड़ों से करते हैं, ठीक है ना। किसका अवशोषण जो है पौधे पौधे अपने जड़ों से करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल। तो इनमें से सभी का जो है अवशोषण जो है पौधे अपने जड़ों से करते हैं। नाइट्रोजन का भी अवशोषण कहां से करते हैं, जड़ से लेते हैं। फास्फोरस भी जड़ से लेते हैं, और जल भी जो है जड़ से लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीजन का वाहक है, वो इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन ढोने वाला, वाहक मतलब ढोने वाला। ऑक्सीजन का ढोने वाला कौन है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या लसिका, जिसको बोलते हैं लिम्फोस लिम्फाइट। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पसल से भी बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीटी जो है वो ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन को ढोने वाला का काम, ढोने का काम कौन करता है, आरबीसी करता है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं करता है। तो खून का अलग टाइप हो, ब्लड का अलग टाइप होता है, लेकिन आरबीसी याद रखेंगे। हालांकि नॉर्मली तो हम लोग बोलते हैं खून का काम, ब्लड का काम, रक्त का काम है ऑक्सीजन ढोना, लेकिन ब्लड का पार्ट होता है ना आरबीसी। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन का लाल रंग देता है, क्या देता है, हीमोग्लोबिन का लाल रंग, लॉ मैग्नीशियम, यानी कि हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग होता है ना, वो लाल रंग होने के कारण तो पता चल गया कि हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रंग होता है। ब्लड का यानी कि खून का जो लाल रंग होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन ये सवाल बोला जा रहा है कि हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग है ना, हीमोग्लोबिन, उसमें क्या होता है, तो उसमें जो है लोहा पाया जाता है, ठीक है, लोहा। तो लोहा होता है, यानी कि खून में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। और क्लोरोफिल याद रखेगा आप, क्लोरोफिल, पौधों में जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ये भी सवाल आ सकता है कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। और रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, ये आयरन क्या है, लोहा धातु है। तो वो लोहा नहीं जो आप देख रहे हैं, वो मतलब एक पोषण के रूप में रहता है, ठीक है। तो ये भी जरूरी, जैसे पालक की सब्जी हो गया, उसमें लोहा की मात्रा ज्यादा होते हैं, तो ये बॉडी के लिए हेल्थ सही है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी कि रक्त में लोहा पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है, और रक्त में लोहा की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगला, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, अगर आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में, किसी के बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तब क्या प्रॉब्लम होगा, एनीमिया हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन की कमी देखते हैं, कोई आदमी बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है, दादा दादी तो बहुत चिड़चिड़ा आता है ना, किसी का दादा दादी होगा घर में तो देखिएगा, कुछ ही बात, थोड़ा थोड़ा बात में चिड़चिड़ाहटपन उस पर पैदा हो जाएगा। तो चिड़चिड़ाहटपन मतलब वो जो ना, उसकी बॉडी में एनीमिया की कमी है। और मधुमेह तो जानते हैं, इंसुलिन की कमी होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज, वो तो भी आपको पढ़ना है। अगला है, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, इसमें किसमें, दोहरा परिसंचरण, परिसंचलन नहीं, परिसंचरण होगा, ठीक है, परिसंचरण, ठीक है ना। मनुष्य में, मेढक में, पक्षी में, मछली में। तो मछली में जो है ना, ये एक यानी कि सिंगल परिसंचरण तंत्र, मतलब इसका ब्लड जो है ना एक ही बार बॉडी में घूमता है। और मनुष्य के बॉडी में, मेढक के बॉडी में ब्लड जो है घूमते रहता है ना, एक बार जाता है फिर मतलब चक्कर काटते रहता है बॉडी में ब्लड। लेकिन मछली में ऐसा नहीं होता, ब्लड एक ही बार परिसंचरण करता है, दोहरा नहीं करता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। अगला सवाल है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है, पित्त बोलते हैं बाइल को, है ना, बाइल, वो बैल नहीं है, बाइल, बाइल, है ना। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, अमाशय, मुख गुहा, यकृत या छोटी आंत। तो पित्त जो है वो यकृत से निकलता है, कहाँ से निकलता है, यकृत से स्रावित होता है, यकृत से निकलता है पित्त, ठीक है। और निकल कर कहाँ जाता है, पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय, पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है, यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जाके जमा होता है। पित्ताशय को बोलते हैं गॉल ब्लैडर, है ना, गॉल ब्लैडर, नाम सुना होंगे, किसी को बोलते हैं गॉल ब्लैडर खराब हो गया, सुने भी होंगे अपने जीवन में। अगला सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग, देखो अभी सवाल था
क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है भाई? तो क्लोरोफिल का रंग कैसा? क्लोरोफिल ये पौधों में, और एक हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन लाल रंग वो ब्लड के लिए है, और क्लोरोफिल जो है वो पेड़ पौधे में पाया जाता है, और इसका रंग क्या होता है? हरा होता है, यानी कि ग्रीन होता है। इसी के कारण पत्तियों का रंग जो हरा होता है। जिस पौधे में ग्रीन पत्ता, जो पौधा ग्रीन नहीं है, जिस पौधे में पत्तियां ग्रीन नहीं है, देखेंगे बहुत सारा ऐसी भी पत्तियां होती है पौधे में जो लाल होती है, पीली होती है ना। तो अगर हरी पत्ती है ना, तो मतलब उसमें क्लोरोफिल की मात्रा है, और इसमें जो है मैग्नीशियम नाम का धातु पाया जाता है। ठीक है। अगला, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है, मतलब मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन सा मनुष्य में? ट्रैकिया, नाक, क्लोम, फेफड़ा। तो बहुत लोग तो नाक बोल देंगे, अरे नहीं, फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो है, मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन है भाई? तो वो है लंग, है ना, फेफड़ा। अगला सवाल पढ़ते हैं, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित, यानी कि इनमें से कौन सा प्रॉब्लम है, बीमारी है जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेट करता है? डिजीज कौन सा है जी? तो डायरिया है, या टीबी है, या निमोनिया है, या ए, बी और सी। तो इसमें कौन कौन सी, देखो, टीबी और निमोनिया ये दोनों जो है ना श्वसन तंत्र से संबंधित है। किसी को टीबी अगर हो जाता है तो देखिए बहुत उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, है ना, फेफड़ा में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना। तो श्वसन तंत्र कहाँ हो गया? श्वसन तंत्र कौन है? फेफड़ा भी तो श्वसन तंत्र है। तो उसमें देखो, फेफड़ा में टीबी टीबी का प्रॉब्लम फेफड़ा को अटैक करता है। निमोनिया किसी को होता है, देखते होंगे एकदम सीना खूब फेंकता है, एकदम जब सांस लेगा किसी को निमोनिया अगर ज्यादा हो जाएगा तो सीना खूब फेंकेगा उसका। तो ये टीबी और निमोनिया। डायरिया में ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी हो गया। भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो यानी कि जो पौधों में जो पदार्थों का जो परिवहन होता है उसके बारे में बोला जा रहा है। पौधों में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, या जाइलम के द्वारा, या स्टोमाटा के द्वारा, इनमें से सभी। तो पौधों में जो है, पौधों में भोज्य पदार्थों का जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा। और जाइलम अगर बोलता है तो जल जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थ का। तो इसको याद रखेंगे, जाइलम, जल और जाइलम आपस में मैच कर रहा है, जल जाइलम, है ना, जा से जल, जा से जाइलम। तो याद रख लीजिएगा इस तरह से। बाकी फ्लोएम जो है वो भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। ठीक है। अगला है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है, यानी कि जो जल है और जो लवण है उस वो जो परिवहन होता है ये क्या एक दिशीय होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में होता है, या दो डायरेक्शन में होता है, या तीन डायरेक्शन में होता है, या बहुत डायरेक्शन में होता है? क्या होता है? तो देखे होंगे पौधा में क्या होता है, पौधा है तो पौधा जड़ से जल लेता है और ऊपर की ओर पहुंचाना शुरू करता है ना। इसका एक ही कारण है, कुछ नहीं, जल जल से पौधा जो है जल, जमीन के नीचे से जड़ से पौधा जल उठाता है और ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि एक दिशीय, यानी कि एक डायरेक्शन में ये जो है जाता है। जल और लवण का परिवहन एक दिशीय होता है, मतलब एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिगा, ब्लड बैंक, कब्रिगा बोलते हैं कि देखो जी आरबीसी। अब बात आगे तो सुन लो। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन के आसपास होता है। ठीक है ना। और ये जब मरता है, इसका पैदा कहाँ, ये बनता कहाँ आरबीसी? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है ना। अस्थि मज्जा में ये बनता है, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है ना। बोन मैरो में ये बनता है, और जब 120 दिन हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी तो वो जाकर मर जाता है, वो ब्लड का मर जाता है, और मर के कहाँ चल जाता है? प्लीहा, प्लीहा में। तो जितना आरबीसी है, क्योंकि बॉडी में आरबीसी ज्यादा है और डब्ल्यूबीसी तो कम है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन, ज्यादा नहीं, 3 से 4 दिन होता है, और वो भी बोन मैरो में ही बनता है। डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में ही बनेगा, अस्थि मज्जा में ही निर्माण होता है। लेकिन जब मरता है वही, मतलब कहाँ पे मरता है? वो रास्ते में मर जाता है, मतलब शरीर में कहीं पे मर जाएगा। ठीक है ना। लेकिन प्लीहा, ये जो आरबीसी है, ये कहाँ मरता है? अपना कब्र में जाके दफन हो जाता, मर जाता, मतलब प्लीहा, स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। तो ये सब बात याद रखेंगे कि कब्रेगा किसको बोलते हैं, कितना दिन का इसका जीवन काल होता है, ठीक है ना, कहाँ बनता है और कहाँ मरता है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और डब्ल्यूबीसी आरबीसी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? देखो, जब ब्लड प्रेशर जब हाई होता है, बोलते हैं बीपी हाई हो गया, है ना, और एक बीपी लो होता है, ये औरतों में ज्यादा कर बीमारियां पाई जाती है। बीपी हाई हो गया, बीपी लो, सुने होंगे घर वाले, क्योंकि ज्यादा टेंशन ले लेना, है ना। तो ज्यादा टेंशन, या तो बूढ़े लोग जो होते हैं ना, बूढ़े लोग, उनको ज्यादा मतलब हाइपर टेंशन हो जाते हैं, वो हाइपर टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाता है, और किसी का लो भी हो जाता है ना। तो ब्लड प्रेशर हाई होने को बोलते हैं
क्या, हाइपर टेंशन। देखो शुरू में हाइपोटेंशन लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको मत माना, हाइपर टेंशन। बोलते हैं तुम हाइपर क्यों हो रहे हो, इस तरह से बोलते हैं, कोई ज्यादा चिल्लाता है, ज्यादा गुस्सा होता है तो बोलते हैं तुम हाइपर मत हो मेरे पे, यानी कि समझ रहे हो ना, इस तरह से बातें बोली जाती। तो ज्यादा टेंशन ले लेना, ये सब हाइपर टेंशन होता है, ठीक है। अगला सवाल है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में। तो यूरिया का निर्माण देखो लीवर, लीवर किसको बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं, ठीक है, लीवर, ठीक है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं कलेजा, है ना, इसी को बोलते हैं क्या, कलेजा, ठीक है, लीवर। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, इसको यकृत भी बोलते हैं, कलेजा भी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कि शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत या थायराइड। तो यकृत जो है यानी कि लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। और सबसे छोटी ग्रंथि वो पीयूष ग्रंथि, पीयूष, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, दिमाग में, है ना, मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। और वो एकदम छोटा, उसका साइज पता कितना होता है, चना होता है ना, चना देखोगे, चना इतना छोटा, चने के जैसा होता है, लेकिन पूरे ग्रंथि, शरीर में जितनी सारी ग्रंथियां हैं उन सब ग्रंथियों का बाप होता है, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि सभी का बाप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। किसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, जो मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है ना। ये सब डिटेल्स में आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, फिलहाल आप इसको पढ़े। चलिए अगला सवाल है, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है, पर्णहरित का काम क्या है भाई, ऑक्सीजन को मुक्त करना। पर्णहरित समझ में, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, या CO2 मुक्त करना, या जल अवशोषित करना। तो देखो जो पर्णहरित, जो पौधों में जो क्लोरोफिल होता है ना, पर्णहरित होता है, उसका मेन काम है अब्जॉर्ब, यानी कि लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करना, है ना, यानी कि अवशोषित करना, लाइट की जो एनर्जी है ना उसको क्या करना, अवशोषित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है, परजीवी। देखो पादप, पादप मतलब क्या समझे, पौधा, पादप मतलब पौधा, प्लांट। तो मैंने बताया था ना कुछ ऐसे पौधे हैं जो परजीवी भी है, लेकिन मोस्टली ज्यादा करके पौधा जो वो क्या है, पर मतलब स्वपोषी है, स्वपोषी बोले मतलब अपना भोजन खुद बनाता है। लेकिन कुछ परपोषी भी है जो दूसरा पर डिपेंड होता है, पौधा। तो ये है कसकुटा नाम का। अब कसकुटा क्या होता है जी, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, ठीक है, कसकुटा नाम के सर्च कीजिएगा तो देखिएगा झाड़ी झाड़ी टाइप का आपको बहुत सा दिखेगा पौधा, जिस शायद आप अपने गांव में आसपास कहीं पे देखे होंगे, ठीक है, कसकुटा नाम का पौधा है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन कौन होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उत्पादन क्या होता है। जाहिर सी बात, जब पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या जो है जो निकालता है, मुख्य उत्पादन क्या है। तो बोलेंगे सर प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन निकलता है ना, तभी तो हम लोग जी रहे हैं, पौधे के बदल तो हम लोग जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला, मैग्नीशियम पाया जाता है, लो भाई यही सवाल था ना, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, या वर्णी लवण में, लवक में, या श्वेत रक्त कण में। देखो, तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल जो पौधे में होता है, ठीक है। और लाल रक्त कण में तो आयरन पाया जाता है, आयरन, लोहा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, देखो प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं ना, हम लोग वसा प्रोटीन सब खाते हैं, तो सबका पाचन अलग अलग, कार्बोहाइड्रेट का पाचन अलग होता है, अलग जगह होता है, वसा का पाचन अलग जगह होता है, प्रोटीन का पाचन अलग होता है। तो बोला जा रहा है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है जी, तो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में, ठीक है ना, कहाँ होता है, अमाशय, यानी कि स्टोमक में प्रोटीन का पाचन हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, हमारा एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, मैंने कि एक अच्छा एकदम हेल्दी आदमी है ना, स्वस्थ मनुष्य हेल्दी आदमी है, उसका ब्लड प्रेशर का रेट क्या होगा। देखो इसको याद समझ लो, जो स्वस्थ मनुष्य होगा उसका जो ब्लड प्रेशर होगा नॉर्मली होगा 120/80, क्या बोलते हैं 120/80। तो 120 जो है ना, इसको नाम है सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक। और जो 80 है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, ठीक है, DIA, डायस्टोलिक। इसको बोलते हैं संकुचन, संकुचन। इसको बोलते हैं परकुचन। तो सवाल पूछ सकता है कि परकुचन का मान कितना है, संकुचन का मान कितना है। तो इसको कंफ्यूज आप लोग को नहीं करना है कि संकुचन क्या होता है जी, परकुचन क्या होता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि परकुचन क्या है, संकुचन क्या है, ताकि आने वाला टाइम में आपको प्रॉब्लम ना करे कि परकुचन क्या होता है भाई, संकुचन क्या होता है, ठीक है, याद रखेंगे, है ना। सिस्टोलिक को बोलते हैं संकुचन और डायस्टोलिक को बोलते हैं परकुचन। तो अगर सवाल बोल देगा कि देखो सवाल आए कि 80 क्या है, तो 80 परकुचन है, और 120 क्या है, संकुचन है। ये 120/80 जो है
एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है मनुष्य का, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, समझे, सामान्य मनुष्य का। पाचन अगर इससे छोटा कमेगा या बढ़ेगा तो फिर समझ लो कुछ प्रॉब्लम है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि पाचन की क्रिया कहाँ पे खत्म होती है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, इनमें से कोई नहीं। तो पाचन की क्रिया जो है वो छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है खत्म हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि कम डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन, तो डाइजेशन का जो काम है ना वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है मनुष्य की वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है ना। मनुष्य का जो फंक्शनल यूनिट एंड मैंस क्या हो? किडनी। मनुष्य की रचनात्मक वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट, यहाँ पे आंसर होगा नेफ्रॉन, ठीक है ना। और न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बारे में मस्तिष्क वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। जो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्रिका बोलेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। और अगर मनुष्य वृक्क के बोलेगा, किडनी के बारे में बोला जाएगा तो क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, भी बहुत बार पूछा गया जी कि जो क्या स्टोमक होता है ना अमाशय में, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl नाम का एक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में पाया जाता है। अब बोलता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल ही बहुत बार पूछा गया कि भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया। और ये सवाल आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पहले लेसन की भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है भोजन का पचना। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बोलो, है ना, ऑक्सीडेशन बोलते हैं या ऑक्सीकरण ही बोलते हैं या उपचयन, उसी को बोलते हैं उपचयन। और अवकरण को बोलते हैं अपचयन, ठीक है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन एक उभयलिंगी है? तो इसको भी आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी बहुत बार पूछा गया, उभयलिंगी, ठीक है ना। कौन है भाई? तो केचुआ है, मछली है, शेर है या बकरी है? उभयलिंगी कौन है भाई? यहाँ पे तो केचुआ क्या है? एक उभयलिंगी जंतु है, ठीक है ना। कौन है? केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु, यानी कि 65 का आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं मानव हृदय का औसत परकुचन। देखो आ गया ना, परकुचन। मैंने ऊपर को बोला था संकुचन और नीचे को बोला था परकुचन। तो परकुचन कितना है? देखिए 80। और देखो नीचे क्या बोलता है? डायस्टोलिक, है ना, जो नीचे वाला होता, ऊपर में होता सिस्टोलिक, नीचे वाला होता डायस्टोलिक। 120/80, है ना। औसत मानव हृदय का औसत परकुचन मतलब एक सामान्य नॉर्मल जो होता है, तो ऊपर का होता है सिस्टोलिक, नीचे का डायस्टोलिक। ऊपर का होता है संकुचन, नीचे का परकुचन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो जाहिर सी बात अभी पढ़े वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन पढ़े कि पौधों के जो रंध्र होता है, रंध्र से जल का अवशोषण निकलना होता है, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो रंध्र कहाँ मिलेगा भाई? तो हम कहाँ मिलेगा? पत्ता में मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि पत्ता के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपायरेशन सिस्टम जो काम करती है। अगला है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर, मच्छर जो है किस तरह के जल में रहता है? इसमें तो बच्चा बहुत फंसता है कि डेंगू मच्छर है भाई, तो डेंगू मच्छर कहाँ होगा? तो बोलेगा वो गंदा जल में डेंगू मच्छर होगा, लेकिन आपका सोच गलत है। ये डेंगू जो मच्छर होता है वो साफ जल में होता है। साफ जल बोले तो जैसे टंकी है, ठीक है, टंकी में पानी जमा है, तो टंकी में तो पानी गंदा नहीं, साफ है ना, बहुत दिन से पानी, या हौज है, हौज में बहुत दिन से मतलब महीनों महीनों पानी जमा है, तो खतरा है, साफ जल है वो, खतरा है कि डेंगू उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल बोलते हैं कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार होता है? अमीबा जानते हैं जो एक कोशिकीय जीव है, उसमें एक ही कोशिका ही है, तो वो जो भोजन का ग्रहण करता है वो कुटपाद के द्वारा, ठीक है ना, स्यूडोपिया इसको बोलते हैं, कुटपाद के द्वारा जो है भोजन का ग्रहण करता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार जो हमारे मुंह में लार है। एक और सवाल यहाँ बनता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का पचना, सबसे पहले भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है? तो मुंह से ही, है ना, मुंह से ही भोजन का पचना शुरू हो जाता है। मुंह जो हमारा माउथ है, मुंह है, उसी से भोजन का पचना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें एक ग्रंथि, एक एंजाइम पाया जाता है। बोला ना एंजाइम, कौन सा एंजाइम? लार में पाया जाता है, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, है ना। याद रखो टाइलिन, कैसे याद रखो रखोगे? जैसे बोला बहुत टरटरा रहे हो तुम, मतलब टाइलिन तुम्हारे पास ज्यादा, इस तरह से याद रखो, टाइलिन मतलब टरटरा रहे हो। तो टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है मुंह में, लार में, ठीक है ना, लार, जो लार निकलता है। अब सोच सकते हो लार अगर नहीं होता तो फिर हम भोजन अंदर भी नहीं ले पाते, ठीक है। तो लार की मदद से हम अंदर ले पा रहे हैं। लार में एक एंजाइम है टाइलिन, जो कि भोजन का सबसे पहला स्टेप है, भोजन का पचना मुंह से शुरू हो जाता है। अगला कौन सा उत्तक जल तथा घुलनशील लवण मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचाता है? लो वही सवाल आ गया ना, यानी कि जल को पहुंचाने का काम कौन करता है भाई?
तो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है। वृक्क एक तंत्र का, तो वृक्क जो कौन सा भाग है? वृक्क जो है ना उत्सर्जन, क्या भाग है? उत्सर्जन भाग है। उत्सर्जन में और भी पार्ट आता है, किडनी भी आता है ना, फेफड़ा भी आता है, मूत्र मार्ग भी आता है, ये सब के सब उत्सर्जन। आपके बॉडी में जो चमड़ा है ना वो भी उत्सर्जन में आता है, क्योंकि उससे पसीना निकलता है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है वृक्क एक तंत्र है। उत्सर्जन जब पाठ पढ़ेंगे ना, एक पॉइंट है, तो उसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सा उत्सर्जन अंग है। तो उत्सर्जन अंग के अंतर्गत कौन आता है? वृक्क, यानी कि किडनी जो होता है किसका पार्ट है? एक्सक्रीशन का, उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी। देखो कभी कभी यही सवाल बोलता है कि फाइलम फ्लोएम उत्तरदायी है, अब यहाँ पे जाइलम उत्तरदायी। तो जाइलम किसके लिए भाई? तो जल के लिए, है ना, जल का वहन करने के लिए, जल को ढोने के लिए और भोजन को ढोने के लिए फ्लोएम होता है, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं, फ्लोएम से खाद होगा, खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों की किस दिशा में होता है? देखो भाई एक बात याद देखो, जब ये पौधा है ना, पौधा में जो जाइलम, जाइलम का काम क्या है? जल को ले जाना, और जल कहाँ से ले जाएगा? जड़ से ले जाएगा। पौधा में फ्लोएम और जाइलम, ये फ्लोएम और जाइलम दो चीज है जिसके माध्यम से भोजन और पानी पहुंचता है, ठीक है। तो पानी जो है ना जाइलम से पहुंचता है, जाइलम यानी कि जल से, ठीक है ना। तो जल कहाँ है? नीचे जड़ में पाया था जल, जड़ से पानी ऊपर जाएगा, तो ये एक दिशा में जा रहा। लेकिन अब भोजन में बहुत सारा टहनी है, पत्तियां हैं, इधर उधर सब जगह है। अब सब जगह पत्ती को तो जानते हैं, रसोई घर बोलते हैं ना, पत्ती को क्या बोलते हैं? रसोई घर। हर जगह भोजन पक रहा। तब भोजन कहाँ जाएगा? कभी इधर जाएगा, कभी इस टहनी से इस टहनी में जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो एक दिशा में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। देखो ये पेड़ है, तो कभी यहाँ से टहनी है, यहाँ भी पत्ती है, यहाँ भी भोजन बन रहा, यहाँ भी पत्ती है, तो यहाँ से भोजन ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, क्योंकि ये भी तो तना है ना, इधर से भोजन इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो जो पत्तियां जो भोजन पका बनाती है, उसका काम क्या है ना, ऊपर और नीचे दोनों ओर पहुंचाना। यानी कि फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम खाद पहुंचाना, और खाद ऊपर भी पहुंचाएगा, नीचे भी पहुंचाएगा। क्यों भाई? क्योंकि पत्तियां से भोजन पकड़े, तो पत्तियां तो बहुत जगह, हर जगह, ऊपर भी नीचे भी है, तो नीचे वाला ऊपर भी जा रहा, ऊपर वाला नीचे आ रहा, ठीक है ना। और लेकिन जाइलम का काम क्या है? सिर्फ एक दिशा में, नीचे से सिर्फ ऊपर जाएगा। तो जाइलम अगर बोलता तो केवल नीचे से ऊपर, लेकिन फ्लोएम बोला जाए तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों, ठीक है। अगला है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। सब होमवर्क कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, लाइव में कमेंट करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में, कि करेंसी ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं? एटीपी। एटीपी को बोलते हैं मुद्रा, एनर्जी मतलब ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं। अब आपका होमवर्क है कि एटीपी का पूरा नाम लिख लो आप लोग, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? कहीं से भी किताब से खोज के जहां से भी आप नीचे कमेंट करो कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। टैनिन मुख्य कहाँ जमा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, इसको जानना है। टैनिन कहाँ होता है जमा? तो टैनिन जो है मुख्य रूप से जो है वृक्षों की छाल, ठीक है, छाल में जमा होता है। जो वृक्ष होता है, देखते हैं वृक्ष का छाल कटता है तो उसमें टैनिन पाया था, वो क्या है? वो भी उत्सर्जित पदार्थ है, पौधों का उत्सर्जित पदार्थ, गोंद, टैनिन, रेजिन, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और कभी कभी पूछेगा ना रेजिन और गोंद, तो देखो पुराने जाइलम में जो है रेजिन और गोंद होता है, ठीक है, रेजिन और गोंद, ये याद रखिए, सवाल आया भी एग्जाम में, ठीक है। रेजिन और गोंद कहाँ पे होता है? पुराने जाइलम में होता है। और वृक्ष वृक्ष के छाल में टैनिन होता है। अच्छा ये भी सवाल आ जाएगा, रेजिन और गोंद कहाँ जमा होता है? देखो ये सवाल मैं अभी बता रहा था, नोट कर लेना इसको। रेजिन एवं गोंद जो है कहाँ संचित होता है? तो पुराने जाइलम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ओके, लास्ट होने वाला, बबूल के पौधों से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित अंग पदार्थ निकलता है? बबूल के पौधा देखे, कांटा वाला पौधा, बबूल का पौधा, उसमें कांटा पूरा भरा होता है। तो बोलते हैं बबूल के पौधे से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? तो बबूल का पौधा जो है ना, आपको वहां पे पता क्या निकलेगा? जब बबूल का पौधा देखोगे तो गोंद उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकलता है, गोंद, जिसको गम्स बोलते हैं, सॉरी गम्स होगा, ठीक है, गोंद, ऑप्शन हो जाएगा क्या? गोंद हो जाएगा। और यहाँ पे रेजिन जो देख रहे हैं, ये सवाल बहुत आता है, रेजिन, रेजिन जो चीड़ के नाम का एक पौधा है उससे निकलता है, ये भी नोट कर लेना कि रेजिन कहाँ से निकलता है? चीड़ के नाम से पौधा से। और टैनिन जो है पौधों की छाल से निकलता है, टैनिन, चीड़ के पौधा से निकलता है रेजिन, और गोंद कहाँ से निकलता है? बबूल के पौधों से, ठीक है। अगला, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पादन कर, जब आप देखोगे ना, जब कोई चीज जब आप एनर्जी कर रहे हो, ठीक है, जब कुछ खा रहे हो तो आपके अंदर एनर्जी गया, खाएं, और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर निकला, तो पायरुवेट के विखंडन अंदर पायरुवेट टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि ऑक्सीजन टूट के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, जल ऊर्जा देता है, ठीक है। ये क्रिया जो होता है, ये क्रिया कहाँ पे होता है? शरीर के किस पार्ट में होता है?
तो शरीर का जो पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे भी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा गिरी, है ना, पावर ऑफ एनर्जी। आप पढ़े होंगे 9 में, पावर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का घर, पावर ऑफ एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये सवाल मेरे ख्याल से लास्ट होगा कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। सॉरी, मछली को नहीं, ह्यूमन कर जाते हैं, मनुष्य लिखना मैं भूल गया, ह्यूमन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखें, सवाल जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो सवाल हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में होता है। अगर सवाल हिंदी में मिस्टेक है ना, तो इंग्लिश में सही देख लीजिएगा, इंग्लिश के हिसाब से आप आंसर दीजिएगा, इंग्लिश को मान्यता दिया जाएगा। आप जब डायरेक्शन जो लिखा रहता है ना कि एग्जाम के जो क्वेश्चन होता है उसमें शुरू पन्ना में डायरेक्शन लिखा रहता है कि अगर हिंदी में सवाल गलत है तो इंग्लिश का मान्य होगा, इंग्लिश को माना जाएगा, इंग्लिश में जो सही जैसे है वैसे ही माना जाएगा। तो इंग्लिश में देखो ह्यूमन लिखा हो, इसलिए ह्यूमन ही मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मनुष्य, तो मछली के बारे में तो बता ही दिए दो, ह्यूमन में 4 कोष्ठ होता है, कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। तो इस तरह से इस लेसन से 80 सवाल मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, टोटल 80 सवाल। और मुझे लगता है कि 80 सवाल ये इनफ है पर जय प्रक्रम के लिए, ठीक है, जय प्रक्रम के लिए इतना क्वेश्चन इनफ है। इसी क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार रिवीजन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप एटीपी का पहले फुल फॉर्म बताओ, और जिन्होंने लाइक वाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट लाइक करो। अगर मैंने थोड़ा सा इतनी से भी अगर मैंने आपको हेल्प किया है तो बस फटाफट लाइक तो बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर अब तो क्या करना है आपको पता है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, है ना। और उनको बताओ भी यहाँ पे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल, मैथ सब क्लासेस चलेगी, डोंट वरी, चल भी रही, और भी अच्छी तरीके से चलने वाले। ओके, वीडियो क्लास करूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा, पढ़ने में मजा आया, नीचे थम करना और कमेंट करके तो पक्का बताना, ओके, मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।